Hello everyone, in this video we are going to discuss how to fetch maximum marks in the accounting standards. And first of all, I would like to say that this video is applicable to CA Intermediate and CA Final. हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सबसे अच्छे से पढ़ते हैं बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन एंड लैक ऑफ understanding what the question is trying to answer. Right? Hello everyone, welcome to my channel. My channel is CM Navrator and I am also your friend CM Navrator. मैं चार्टेड अकाउंटेंट और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमको मैक्सिमम मार्क्स लिए जाएं फ्रॉम द फ्रॉम माय एक्सपीरियंस राइट। मैंने पास किया था चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स ये फाइनल मई 2019 में विद बोथ मैंने बोथ ग्रुप्स एक साथ दिया था और मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया था बट मैंने फाइनल एग्जाम से पहले मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए थे सो दैट आई कैन गेट अ प्रैक्टिस हैबिट सो दैट एक्चुअल एग्जाम में मेरा जो है कोई भी ऐसा डिले ना हो कोई भी प्रेजेंटेशन का राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सी इंटरमीडिएट का और फाइनल का सबसे इजी टॉपिक कुछ होता है हमको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है बट उस हम कैसे उसको प्रेजेंट करें ये सबसे पहले हमारी जो है दुविधा है राइट। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए राइट। मैं अपने कुछ मॉक टेस्ट की कॉपीज उठा के लेके आया हूं और उससे जरिए मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रेजेंट करी जाए राइट। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आपको लिखना है सेंटर में क्वेश्चन नंबर 7 का है। मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़े तो हमेशा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कीजिए बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट डायरेक्ट फ्रेम क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आप जब ऑडिट का पेपर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा होगा एबीसी लिमिटेड हैज डन दिस एंड यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क दिस। फला पूरे कहानी पढ़ो साला और सॉरी पूरा कहानी पढ़ो और फिर बाद में एंड में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 सीधा डायरेक्ट होता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट असाइनमेंट और राइट द शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल ऑडिट। पता है यार क्या पूछ रहे हो और क्या लिखना है राइट। तो विदाउट बीटिंग द बस आई वुड लाइक टू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको नाम जरूर लिख रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको नाम जरूर लिखना है और एक बार आप इसका नाम जरूर लिखेंगे एज जैसे मैंने लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब ये एक एएस का क्वेश्चन था जिसमें मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने को बोला था। तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए चलो का असाइनमेंट repurchase of goods और goods buyer delayed on buyer request। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स लिखने हैं और यहाँ पे आपको उसका कैलकुलेशंस लिखना है एज जैसे मैंने लिखा है AS9 प्रोवाइड। अब मैंने बार बार यहाँ पे AS9 का नाम लिखा क्योंकि मैंने एक बार उसको प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे AS9 प्रोवाइड्स दैट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू बी रिकॉग्नाइज। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ में मैंने रिकॉर्डेड नहीं लिखा हुआ, मैंने जो कीवर्ड यूज किया वो रिकॉग्नाइज किया है। यहाँ पे जो मैंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है उसको राइट। अब फिर मैंने यहाँ पे नील लिखा है, यहाँ पे मैंने एएस लिखा हुआ है ठीक है। अब यहाँ पे आप चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये उसका कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन द एज पर AS9 ईयर एंडेड के लिए। यहाँ पे 4,20,000 राइट। अब यहाँ पे मैंने एक नोट भी दे दिया है कि भाई साहब अगर वो एग्जामिनर को लगा कि मैंने प्रिंसिपल नहीं ढंग से लिखे हैं तो मैंने एक जनरल प्रिंसिपल एएस का डाल दिया इसमें। आप देखो प्राइमरी कंडीशन फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर AS9 सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन गुड्स डिलीवर्ड एंड ट्रांसफर एक्चुअल डिलीवरी नॉट नीडेड टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए भाई साहब आपको 3 कंडीशन का होना जरूरी है। पहला अमाउंट का सर्टेन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड ने गुड्स बेचे
और किसी भाई ने कहा कि हम आपसे जो है 4 किलो सीमेंट खरीदेंगे या 4 किलो सीमेंट खरीदेंगे, और सीमेंट का प्राइस ही नहीं भी डिटरमाइन है, तो भाई साहब क्या रेवेन्यू सर्टेन है? नहीं, तो रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, भाई साहब उसने कहा कि हम खरीदेंगे, तो अभी बोला थोड़ी ना कि हम खरीदेंगे, या तो लिख के दे, या तो एग्रीमेंट करें, या तो कुछ एडवांस दे, तो भाई साहब सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, नहीं कि नहीं? और भाई साहब इसमें ये भी है कि गुड्स डिलीवर्ड एंड ट्रांसफर्ड, मतलब उस गुड्स का ट्रांसफर भी होना जरूरी है। तो आप जब एस 9 पढ़ोगे ना, चाहे वो पादुका की बुक से हो, चाहे वो पादुका चाहे वो पादुका की बुक से हो, आप किसी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एस 9 का मैंने कराया, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ऐसे ही आप एएस बाई का क्वेश्चन देखो। एएस बाई अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, यहां पर मैंने टैक्स पेबल एज पर पॉइंट नंबर 1 लिखा है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम एंड टैक्स पेबल इनकम 9। अब यहां पे मैंने यहाँ पे अब देखो, मैंने एज पर पॉइंट नंबर 1 डाला, लिखा हायर फॉर नेट प्रॉफिट एंड नॉर्मल रेट। ठीक है, फिर टैक्स पेबल आ गया पॉइंट नंबर, अब इसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि भाई साहब एग्जामिनर को ये होना चाहिए कि पहला पॉइंट, पहली फिगर उसके से मेरे से मैच कर रही है, तो उसको 2 मार्क्स मेरे को यहाँ पे लिख के दे। फिर मैंने लिखा अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना है, टैक्सेशन प्रॉफिट इतना है, डिफर टैक्स लायबिलिटी नीड टू बी क्रिएटेड एट 30%, 15 लाख माइनस 1.5 लाख 3,50,000 एंड 30%, 4,05,000, डिटेल क्रिएटेड इतना कर दिया मैंने। तो पॉइंट वाइज मार्क्स देगा, अगर ये मान लो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मेरे को इसमें से 2 मार्क्स मिलेगा इतने के लिए, और इसके लिए 0.5 मिलेगा मेरे को, डिटेल क्रिएटेड, राइट? तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है मेरे दोस्त। ठीक है, और सीए में प्रेजेंटेशन के बहुत मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप ऐसे बुक्स नहीं बना सकते किसी कंपनी के जब तक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। मेरे ऑल्दो माय कॉन्सेप्ट वाज नॉट वेरी मच क्लियर, बट आई वेरी मच फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, एंड दैट इज व्हाई आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन द अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये इंडेक्स, अब यहां पे आप क्या कीजिए, अब देखो ये क्वेश्चन 1 भी लिखा है। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्स 2 लिख दिया, क्योंकि मेरे को इंडेक्स का पता था, एएस और एएस 2 इंडेक्स एक ही है, तो मैंने लग गया। अब भाई साहब मैंने एक बार प्रिंसिपल लिखा, इसका वो 1 मार्क देगा मेरे को, अलग से देगा, उसको देना पड़ेगा। एज पर इंडेक्स 2 इन्वेंटरीज आर टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी नेट रेवेन्यू, इसका मेरे को 1 मार्क देगा, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल लिखा है, जो और लोगों ने नहीं लिखा होगा। ऑल्दो इसके मेरे को अलग से मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मेरे को 5 में से 5 मिलेंगे, राइट? रॉ मटेरियल्स मैंने लिखा, यहाँ पे एनआरवी लिखा, वैल्यूएशन किया, यहाँ पे लिखा टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड, ये इतना। अगर ये फिगर मैच कर गई और उसने देखा कि आपने प्रिंसिपल्स भी लिखा है, आपने ये भी लिखा, तो मेरे को 5 देगा। ये मार्क्स मैंने कैसे दिए, अब ये मार्क्स कैसे आए हैं, ये वाले मार्क्स देखो, मैंने ये अपने मॉक आंसर जो है आईसीआई के आंसर से मैंने मैच किए, और आईसीआई के आंसर से मैंने मैच किया, और दैट इज वाई मेरे को पूरा का पूरा सेम मिलेगा, और मैंने अपने आप को मार्क्स दिए। अब ये आप देख रहे हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, मैंने यूनिट पूरा मतलब नोट्स के साथ दिया है, मेरे को पेज की कमी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कॉपी देता है आपको बहुत अच्छे से। स्पेशियस लिखो, मतलब हर पॉइंट अपने आप में झलकना चाहिए आंसर में, तभी तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ऐसे खिचड़ी बना दो कि नहीं मार्क्स देगा ना, राइट? अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी है,
AS10 का ये क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें एप्लीकेशन मेरे को लिख दिया, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो मैंने लिखा कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। और प्रिंसिपल्स मैंने अलग से दिए हैं, अब आप देखो तो मैंने इसके प्रिंसिपल्स देखो, पहले मैंने ये लिखा है कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर, मैंने इसका प्रिंसिपल अलग से दिया हुआ है। उसका मैंने एनालिसिस एंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। उसका मैंने एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखा हुआ है इसका। फिर मैंने इंश्योरेंस, एक दूसरा पॉइंट था इसका, मैंने ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स, फिर मैंने प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। तो भाई साहब आपको प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अलग लिखना है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन अलग लिखना है। देखो, अगर मान लो ये सिर्फ में एक ही पॉइंट दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में एक ही पॉइंट दिया रहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो आप प्रिंसिपल्स अलग लिखते हैं, एनालिसिस अलग लिखते हैं, कंक्लूजन अलग लिखते हैं। बट इसमें बहुत ज्यादा लिखना था मेरे को, तो दैट इज वाई मैंने एनालिसिस एंड कंक्लूजन को दोनों को एक ही में डाल दिया, और इसका आपको भी मार्क्स नहीं कटेगा, समझो ना आप। अब आप नीचे आ जाओ, चलो देखते हैं दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है गया। मैं उसमें पूछा था एंट्री करने को, तो मैंने जन एंट्री भी डाल दी। P&L account to loss by fire account being machinery destroyed and charges to P&L at carrying value. The new machinery shall be separately accounted PPP asset account, right? अब यहां पे आप देखिएगा द नोट भी लिखा, तो नोट्स भी लिखने हैं आपको, नोट्स का भी मार्क्स मिलेगा। तो अब देख रहे हैं ना कि कैसे मैंने प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान दिया। आप फिर से बहुत मेरे प्रेजेंटेशन पे फोकस रखिए, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप बी था ना, 1 का ए इन्वेंट्री का क्वेश्चन था मेरे एक्चुअल सीए फाइनल के एग्जाम में, वो वो क्वेश्चन मैंने आधा सॉल्व किया और मैंने देखा 15 मिनट बीत चुके हैं आधा क्वेश्चन वो सॉल्व करने में, और वो क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। मैं घबरा गया, तो मैंने बड़ी जल्दी से स्पीड अप किया, ऑल्दो आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, बट एक आध क्वेश्चन गलत हो गया होगा, दैट इज नॉट ऑफ वरी। तो प्रेजेंटेशन आपकी स्पीड अप को बूस्ट करेगा और आपको ब्रश अप करेगा फॉर द एक्चुअल एग्जाम्स, राइट। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के किस तरह से क्वेश्चन को जो है एक्चुअल में डील किया जाए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गुड, सो हैव अ गुड डे अहेड, एंड आप कोई भी क्वेरी हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, राइट। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, राइट। कोई भी क्वेरी आप मेरे से बिंदास पूछिए, एंड हैप्पी स्टडी। मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल में जाइए और मेरे चैनल की सारी वीडियोस को देखिए, एंड होप यू विल एंजॉय माय यूट्यूब चैनल।